हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 13 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित के लिए नाभिकीय समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाभिकीय समीकरण लिखना है। पहला दिया है आपका 88,226 रेडियन का अल्फा क्षय होने पर आपका समीकरण लिखना है। दूसरा है 94,242 प्लूटोनियम का अल्फा क्षय। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व किया जाए। ध्यान समझिएगा, आपका समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला है आपका 86 रेडियन 226 का अल्फा क्षय। ठीक है, अल्फा क्षय है, इसका आपको समीकरण लिखना है। तो ध्यान दें, अल्फा क्षय होने का मतलब है हीलियम का नाभिक निकलता है अल्फा क्षय के रूप में, 2He4 की कमी हो जाती है। तो आपका समीकरण जो होगा वह होगा 86 रेडियन 226, इससे निकल रहे हैं अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण निकल रहे हैं अर्थात 2He4 प्लस। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और भार में 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यह 86 में 2 की कमी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा आपका यह आपका हो जाएगा कितना है आपका 88 रेडियन है। देखिए यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, यह आपका 88 रेडियन 226 है। ठीक है ना, 88 रेडियन 226 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक अल्फा कण निकला है, तो 88 से 2 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 86, और ए में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 222। ठीक है, तो यह हो गया आपका 86,222 जो होता है आपका रेडान का रेडान। तो जब रेडियम से 88,226 से एक अल्फा कण का क्षय होता है तो रेडान बनता है 86,222 बनता है। दूसरा जो आपका दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है, वह है आपका 94,242 प्लूटोनियम है, और इसका जो क्षय हो रहा है वह अल्फा क्षय हो रहा है, इसका भी अल्फा क्षय हो रहा है। तो इसका समीकरण लिखना है आपको। तो आपका जो समीकरण है वह है प्लूटोनियम 242। क्षय किसका हो रहा है? अल्फा का, 2He4 का, यह क्षय हो रहा है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका 92, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका 238। तो 92 यूरेनियम 238 आपका कंपाउंड होगा और अल्फा कण का क्षय हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका, तीसरा दिया है 15 फास्फोरस 32। ठीक है, 15 फास्फोरस 32 है, और इसका जो है बीटा क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? बीटा क्षय। इसका समीकरण लिखना है। तो आइए लिखते हैं 15 फास्फोरस 32 है, इसका समीकरण आपको लिखना है। 15 फास्फोरस 32 है और क्षय किसका हो रहा है? बीटा का। अब आप जानते हैं कि बीटा क्षय होता है तो क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो बीटा क्षय निकलेगा तो इसको कैसे लिखते हैं? बीटा क्षय को आप लिखते हैं -1E। ठीक है, -1E0 से, -1E0 से।
ठीक है, प्लस इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 16 हो जाएगा। ठीक है, और भार में कोई चेंज नहीं होगा। तो 16 32 अर्थात सल्फर हो जाएगा, 16 सल्फर 32। तो फास्फोरस से एक बीटा कण का क्षय होगा, तो समीकरण होगा आपका 15P32, ठीक है, -1E0 एंटी न्यूट्रिनो और आपका बनेगा 16S32। ठीक है, यह क्वेश्चन, यह 3 नंबर था। अब हम लोग पहुंचते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर है आपका 83/210, 83/210। इससे जो है, इसका जो है बीटा क्षय हो रहा है। क्या क्षय हो रहा है? बीटा क्षय। ठीक है, तो जिस तरह से फास्फोरस का आप लिखे हैं बीटा क्षय का समीकरण, ठीक उसी तरह से इसका भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका जो यौगिक है वह, जो आपका एटम है वह है 83/210, 83/210 है। और इससे जो है एक बीटा कण का क्षय होगा, तो यह होगा -1E0 और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 84 हो जाएगा आपका, 84/210, जो किसका होता है? प्लूटोनियम का। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका प्लूटोनियम 84/210। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 है आपका 6C11, 6C11 इसका बीटा प्लस 6 है। ठीक है, उसका समीकरण लिखा जाए तो देखिए ध्यान से, हम लोग पहुंच चुके हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर है आपका 6 कार्बन 11, 6C11 दिया हुआ है। 6C11 का बीटा प्लस 6 है, बीटा प्लस 6। ठीक है, इसका समीकरण आपको लिखना है, तो ध्यान दें कैसे लिखेंगे। 6C11, ठीक है, बीटा प्लस का 6 हो रहा है, इसको लिखेंगे +1E0, +1E0। और यहाँ पे अब न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो परमाणु क्रमांक में जो है कमी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी और बनेगा यह 5 बोरान, ठीक है, 11, 5B11। ठीक है, तो बीटा प्लस की क्षति होने पर जो आपका समीकरण हो जाएगा वह 6C11 +1E0 प्लस न्यूट्रिनो और 5B11। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। ये आपका 5 नंबर था। अब हम लोग पहुंचते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन है 43, ठीक है, Tc97, 43 Tc97 है क्वेश्चन नंबर 6। तो यह दिया हुआ है 6 किसका हो रहा है? तो बीटा प्लस 6 है इसका। तो दिया हुआ है 43 Tc97, 97 है। इसमें भी बीटा प्लस का 6 हो रहा है, तो +1E0 और न्यूट्रिनो होगा और एक जो है कमी हो जाएगी, तो 43 का हो जाएगा 42, ठीक है, 42 और 97 ही रहेगा। तो यह कंपाउंड होगा आपका मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम कंपाउंड हो जाएगा। तो 43 Tc97 +1E0 न्यूट्रिनो और +42 MO97। ठीक है, अब आपका एक लास्ट दिया हुआ है जेनान का 54 जेनान 120। ठीक है, जो लास्ट का है वह है आपका 54 जेनान 120। तो इसको देखते हैं, यह है आपका 54 54 जेनान XE, ठीक है, 54 जेनान 120 यह दिया हुआ है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो -1E0, -1E0 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक जो है परमाणु क्रमांक की कमी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा आपका 53 120। तो यह होगा आयोडीन का
और प्लस न्यूट्रिनो। तो लास्ट वाला जो है आपका, जो कि 7 नंबर था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो 54 Xc 120 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, -1 E0। तो आपका कंपाउंड जो बनेगा तत्व वह होगा 53 I 120 और न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको नाभिकीय समीकरण लिखना था। आपने समीकरण को लिखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु T वर्ष है। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु कितनी है? T वर्ष है। कितने समय बाद इसकी रेडियो एक्टिवता प्रारंभिक एक्टिवता की 3.125% तथा 1% रह जाएगी। तो आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, आपको टाइम बताना है, स्मॉल टी की वैल्यू बताना है कि कितने टाइम पीरियड पे प्रारंभिक मात्रा का 3.125% रह जाएगा और 1% रह जाएगा। रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु दिया हुआ है T वर्ष। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 11वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न में अर्ध आयु दिया हुआ है T½ जो कितना है? T है। ठीक है, और पहला कंडीशन दिया है कि प्रारंभिक मात्रा का कितना हो जाए? 3.125% हो जाए। दूसरा जो कंडीशन दिया है वह प्रारंभिक मात्रा का 1% हो जाए। आपको बताना है टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं कि R/R0 बराबर 1/2 पावर n होता है। R/R0 बराबर 1/2 पावर n। ठीक है, यह होता है फार्मूला। और अब आइए स्टार्ट करते हैं पहले को सॉल्व करना। तो आप यह भी जानते हैं कि R/R0 n/n0। n क्या है? T समय बाद बची हुई मात्रा, और n0 क्या है? प्रारंभिक मात्रा। R क्या है? रिएक्टिविटी है, प्रारंभिक रिएक्टिविटी और बाद की रिएक्टिविटी। ठीक है, तो n जो बची हुई मात्रा है और यह प्रारंभिक मात्रा है। तो पहला कंडीशन में बची हुई मात्रा कितना है? 3.125 है, और प्रारंभिक मात्रा n0 कितनी होगी? 100। ये हो जाएगा। तो R/R0 बराबर हो जाएगा n/n0 की, जो n की वैल्यू होगी 3.125 होगी, T समय बाद बची हुई मात्रा, और प्रारंभिक मात्रा n0 जो होगी 100 की। अब इसको 3 से 100 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1/32। 32 बार में कैंसिल होगा, तो इसको 1/32 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 5। 1/2 पावर 5। यह जो हमारा समीकरण है, यह समीकरण 1 हो जाएगा। R/R0 बराबर 1/2 पावर n। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से इसकी तुलना अगर किया जाए, किससे? समीकरण 1 से देखा जाए तो R/R0 बराबर आया है 1/2 पावर 5। तो इन दोनों की तुलना करें तो n की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 5 है। n की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम अथवा के रूप में यह भी कह सकते हैं कि T बराबर क्या होगा? तो T बराबर n इंटू T। T बराबर n इंटू T। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है और अर्ध आयु है T, 5T। तो टाइम पीरियड जो निकलेगा, समय जो होगा T, वह कितना होगा? 5T होगा। ठीक है, टाइम कितना होगा? nt, अर्थात n की वैल्यू 5 है
तो समय जो होगा, टाइम जो होगा, वह होगा 5t। ठीक है, 5t वर्ष। यह पहला आंसर निकल चुका है, 5t वर्ष हो जाएगा। दूसरा सॉल्व करते हैं बी। अब बी जो होगा वह r/r0 बराबर n/n0। n0 मतलब 1% दिया हुआ है n, और प्रारंभिक मात्रा होगी 100। ठीक है, तो r/r0 बराबर n/n0। तो n की वैल्यू, बची हुई मात्रा 1%, 1 हो गई, और प्रारंभिक मात्रा n0 कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब जो है हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, तो आप सूत्र जानते हैं कि टाइम का सूत्र होता है t बराबर 2.3026 अपान लैम्डा। ठीक है, log n0 अपान n, n0 अपान n। यह फार्मूला आपको बताया गया है, t बराबर 2.3026 बटे लैम्डा log n0 बटे n होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैल्यू अगर रखा जाए तो क्या होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है 0.6931 बटा टी। लैम्डा बराबर होता है 0.6931 बटा टी। तो इस आधार पे यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा आपका 2.3026। ठीक है, अब बटे लैम्डा की वैल्यू 0.6931 बटे टी। तो बटे टी करेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, log n0 बटे n। तो n0 की वैल्यू 100 है और n वैल्यू 1 करेंगे तो 100 ही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह जो log 100 की वैल्यू यह 2 हो जाएगी। log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यह हो जाएगा आपका 2.3026 और इंटू 2। ठीक है, कैपिटल टी अपान 0.6931। ठीक है, स्मॉल टी बराबर। ठीक है, तो यह हो गया आपका, यह 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.6931 से भाग देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.64 टी। 6.64 टी। तो यह आपका दूसरा आंसर हो गया। 1%, ठीक है, अगर रह जाएगी तो कितने समय बाद रह जाएगी, तो 6.64 टी समय पर रह जाएगी, और 3.125% रह जाएगी कितने समय पर, तो 5t समय पर, 5t वर्ष में, और यह 6.64 वर्ष में यह होगी। तो यह दूसरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, जीवित कार्बन युक्त द्रव्य की सामान्य एक्टिवता प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15/6 प्रति मिनट है। तो यहाँ पे जो सामान्य जो एक्टिवता दिया गया है R0 की वैल्यू वह 15/6 प्रति मिनट है, प्रति ग्राम है। तो जीवित कार्बन युक्त द्रव्य की सामान्य एक्टिवता प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15/6 प्रति मिनट है। यह एक्टिवता अस्थायी समस्थानिक 6C14 के साथ साथ अल्प मात्रा में विद्यमान रेडियो एक्टिव 6C12 के कारण होती है। यह जो एक्टिवता है वह किसके कारण है, 6C12 के कारण है, और अल्प मात्रा में है। किसके साथ है, 6C14 के साथ है। जीव की मृत्यु होने पर वायुमंडल के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया समाप्त हो जाती है। जीव की मृत्यु के बाद जो है वायुमंडल के साथ इसकी क्रिया समाप्त हो जाती है तथा इसकी एक्टिवता होनी शुरू हो जाती है। एक्टिवता इसकी क्या होनी चाहिए, होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। इसकी एक्टिवता कम होनी शुरू हो जाती है। 6C14
कि ज्ञात अर्धायु जो है 5730 वर्ष है और नमूने की मापी गई एक्टिवता के आधार पर इसकी सन्निकट आयु की गणना की जा सकती है। ठीक है, यही पुरातत्व विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली 6C कार्बन डेटिंग पद्धति का सिद्धांत है। यह मानकर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी नमूने की एक्टिवता जो है वह 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो जो एक्टिवता है R बराबर वह है 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सन्निकट आयु का आकलन कीजिए। आपको सिंधु घाटी के सन्निकट आयु की गणना करना है, T का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी पहले सूचनाएं दी गई हैं उसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो R0 की जो वैल्यू दी गई है वह है 15.6, ठीक है, 15.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम। यह वैल्यू है R0 की 15.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम। और जो 6 है वह R की वैल्यू है 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम। ठीक है, अर्ध आयु भी दिया है प्रश्न में। अर्ध आयु कितना दिया है? 5730 वर्ष। अर्ध आयु जो प्रश्न में दिया है वह 5730 वर्ष है। ठीक है, आपको T की वैल्यू फाइंड करना है, T का मान ज्ञात करना है। तो T का मान कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि R/R0 बराबर N/N0 होता है। R/R0 बराबर N/N0 होता है और N मतलब बची हुई मात्रा 9 है और N0 मतलब प्रारंभिक मात्रा जो है 15 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9/15। यह N/N0 का मान हो चुका है। परंतु आपको सूत्र पता है कि N/N0 बराबर होता है e पावर माइनस लैम्डा टी। N/N0 बराबर होता है e पावर माइनस लैम्डा टी। या इसको आप उल्टा कर सकते हैं तो माइनस हट जाएगा, अथवा N0/N बराबर e पे पावर लैम्डा टी। N/N0 बराबर e पर माइनस लैम्डा टी, या उल्टा करेंगे तो N0/N बराबर e पर लैम्डा टी हो जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा टी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टी बराबर log, ठीक है, e N0/N, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। लैम्डा टी बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका log e N0/N हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? log की वैल्यू रख के आप लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 2.3026 log 10 N0/N। अब log e को चेंज कर दिया गया log 10 में, तो log e को log 10 में चेंज करेंगे तो 2.3026 log 10 हो जाएगा N0/N। यह लैम्डा टी के बराबर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? तो T बराबर हो जाएगा आपका 2.3026, ठीक है, log 10 N0/N अपान लैम्डा। T बराबर 2.3026 log 10 N0/N लैम्डा हो जाएगा। अब बराबर वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, लैम्डा की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वह रखेंगे 0.6931/T। ठीक है, 0.6931/T और T की वैल्यू हमें पता है। तो 0.6931 अर्ध आयु 5730 वर्ष, 5730 वर्ष, यह हमें रखेंगे लैम्डा की जगह पे।
ठीक है, तो सारा वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 2.3026। ठीक है, log 10 n0/n, n0/n का मान है 15/n0/n, मतलब 15/9। ठीक है, 15/9 हो जाएगा। ठीक है, और बटे लैम्डा की वैल्यू 0.6931 बटे 5730। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, बगल में सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। t बराबर, ठीक है, t बराबर तो 2.3026 log 10 15/9 है, तो इसको log a/b, log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका log 15 माइनस log 9, log 15 माइनस log 9 हो जाएगा। और बटे, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है आपकी 0.6931 बटे 5730 वर्ष। अब आपका t बराबर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो 2.3026 यह हो गया। log 15 का मान रखना है, तो यह होता है 1.1761 माइनस log 9 की वैल्यू रखना है, तो यह होता है 0.9542 यह हो गया। और बटे जो आपका है 0.6931/5730 वर्ष। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t बराबर हो जाएगा आपका 5730 ऊपर चला जाएगा, तो 2.3026 और यह आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है, 1761 माइनस 0.9542 यह हो गया। और इंटू यह ऊपर चला जाएगा 5730 वर्ष ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका बचेगा 0.6931। तो t बराबर, अब जो है आपको सॉल्व करना है 2.3026 और यह जो घटाने के बाद आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5730 का मल्टीप्लाई करेंगे, और आने जो आएगा उसमें 0.6931 से भाग देंगे। तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 4224.3 वर्ष। तो आपका आंसर आएगा 4224.3 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लें ध्यान से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है t की वैल्यू निकालेंगे, और t का फार्मूला होगा 2.3026 log 10 n0/n बटे लैम्डा। इसमें मान वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपका आंसर आएगा 4224.3 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तेरह दशमलव 13वां का 9वां क्वेश्चन देखें ध्यान से। 13वां का 9वां क्वेश्चन कह रहा है 8 मिली क्यूरी सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 8 मिली क्यूरी सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 8 मिली क्यूरी
सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 27 कोबाल्ट 60 की अर्धायु 5.3 वर्ष है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अर्ध आयु दिया है, ठीक है, अर्ध आयु प्रश्न में दिया गया है। जो एक्टिविटी दिया गया है आर का मान, सक्रियता जो दिया गया है वो 8 मिली क्यूरी है, 8 मिली क्यूरी। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8 और मिली का मान 10⁻³ क्यूरी। क्यूरी को भी चेंज कर लेंगे विक्टन पर सेकंड में, तो यह हो जाएगा 8 × 10⁻³ क्यूरी का वैल्यू होता है 3.7 × 10⁻10। ठीक है, 3.7 × 10⁻10 बेकुरल या विक्टन पर सेकंड। तो क्यूरी की जगह लिखेंगे 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड, विघटन पर सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हो जाएगा आपका 8 × 7 = 63। तो 8 × 7 = 63 को 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो जाएगा? 8 × 7 = 56 होगा। ठीक है, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 को 6 हासिल 5 और 8 × 3 = 24 और 24 × 5 = 29। ठीक है, तो एक अंक पे दशमलव 29.6 और गुणे 10⁻7, 10⁻10 है और -3 है तो घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना? 10⁻7। तो यह आ जाएगा आपका 29.6 × 10⁻7 पर सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। यह निकला है आर की वैल्यू। सक्रियता आर की वैल्यू जो दिया गया था 8 मिली क्यूरी, उसको आपने विक्टन पर सेकेंड में चेंज किया, जो आ गया आपका 29.6 × 10⁻7 पर सेकेंड। ठीक है, प्रश्न में अर्धायु दिया गया है। प्रश्न में अर्धायु जो दिया गया है वह है 5.3 वर्ष। 5.3 वर्ष अर्धायु है। ठीक है, आपको पता करना है कि 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी 8 मिली क्यूरी सक्रियता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो कोबाल्ट की अर्धायु 5.3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए इस आधार पे हम लोग परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 नियतांक लैम्डा निकालते हैं। 6 नियतांक लैम्डा बराबर 0.6931/T, यह सूत्र होता है 6 नियतांक लैम्डा का। तो वैल्यू निकालते हैं इसका 0.6931/T। टी मतलब अर्धायु। अर्धायु कितना है? 5.3 वर्ष है। 5.3 वर्ष है। तो विघटन पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं इसको। तो एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं? ठीक है, तो वर्ष को सेकेंड में चेंज कर लें तो यह हो जाता है 3.15 × 10⁻7। तो यह चेंज हो गया किसमें? सेकेंड में। 5.3 वर्ष को चेंज कर लिए किसमें? सेकेंड में। 3.15 × 10⁻7 की गुणा करके, तो यह हो गया आपका पर सेकेंड। 6 नियतांक प्रति सेकेंड में निकल गए। इसको सॉल्व करेंगे, इसको भाग देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4.15 × 10⁻9 प्रति सेकेंड। यह 6 नियतांक लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो है यदि अविघटित नाविकों की संख्या, अविघटित नाविकों की संख्या कैपिटल N है।
अविघटित नाभिकों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, तब जो है नाभिक की सक्रियता क्या होगी। उस कंडीशन में नाभिक की सक्रियता, ठीक है, नाभिक की सक्रियता, तो नाभिक की सक्रियता जो होगी आर बराबर लैम्डा इंटू कैपिटल N। नाभिक की सक्रियता आर बराबर लैम्डा इंटू कैपिटल N, तो N बराबर हो जाएगा आर बटे लैम्डा, ठीक है। आर की वैल्यू पता है आपको 29.6 इंटू 10⁻⁷ है, और लैम्डा की वैल्यू है 4.15 गुणे 10⁻⁹ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी 7.13 गुणे 10⁻16 आएगा, ठीक है। तो यह n की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब जो है कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के 6.02 गुणे 10⁻23 मतलब 1 मोल। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान हो गया जो कि होगा 60 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल कोबाल्ट परमाणु का द्रव्यमान 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए n की जो वैल्यू है 7.13 गुणे 10⁻16 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान जो है 60 ग्राम बटे अवगाद्रो की संख्या 6.02 गुणे 10⁻23 और इनटू, ठीक है, परमाणुओं की संख्या जो है आपकी 7.13 गुणे 10⁻16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7.1 गुणे 10⁻6 ग्राम, 7.1 गुणे 10⁻6 ग्राम, ठीक है। तो यह आपका आंसर होगा। 8 मिलीक्यूरी सक्रियता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो 7.1 गुणे 10⁻6 ग्राम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपने देखा कि 8 मिलीक्यूरी सक्रियता का मान दिया गया था आर, 8 मिलीक्यूरी, इसको आपने पर सेकेंड में चेंज किया, 29.6 गुणे 10⁻7 पर सेकेंड आया। लैम्डा 6 नियतांक की वैल्यू आपने निकाला 4.15 गुणे 10⁻9 सेकेंड। अब जो है यदि अविघटित नाभिक संख्या n हो, अविघटित नाभिकों की संख्या n हो, तो नाभिक की सक्रियता r बराबर लैम्डा n सूत्र होता है। तो n बराबर r बटे लैम्डा, r और लैम्डा की वैल्यू निकाल के n का मान निकाला, ठीक है। अविघटित नाभिक संख्या निकल गई n की मान, और जब n का मान निकल गया तो कोबाल्ट के 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान जो है 60 ग्राम दिया गया है प्रश्न में ही। तो इतने का कितना होगा, तो 7.13 गुणे 10⁻16 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 60 बटे अवगाद्रो की संख्या इंटू परमाणु की संख्या, तो 60 बटे 6.02 गुणे 10⁻23 इंटू 7.13 गुणे 10⁻16। सॉल्व करने पे परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा 7.1 गुणे 10⁻6 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।